दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में धान कटाई का सीजन आ गया है। इसके बाद सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जो बिहार के किसानों की परेशानी बढ़ा सकती है। यह सरकार के नए आदेश के अनुसार बिहार में कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के लिए किसानों को जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही नए आदेश में कहा गया है कि खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उनके नाम को भी सार्वजनिक किया जाएगा। इसके साथ ही जिले के डीएम अब फसल कटने से पहले सभी कंबाइंड हार्वेस्टर के मालिक किसान अथवा चालक से फसल अवशेष नहीं जलाने का शपथ पत्र लेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार के राज्य से एक और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना पूर्णिया के सरसी थाना के पास 12 नवंबर की शाम पूर्व जिला परिषद सदस्य और वर्तमान जिला परिषद सदस्य के पति विश्वजीत कुमार सिंह उर्फ रिंटू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे हैरान कर देने वाली बात यह है कि घटना से 10 दिन पहले मृतक ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सरसी थाने के पास NH 107 को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी तक लाश को नहीं उठाने पर अड़े रहे। जहां वही आक्रोशित लोगों ने थाने परिसर में आगजनी भी की। जब लोगों का आक्रोश देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिस वजह से सभी पार्टी के नेता लगातार जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में एबीपी न्यूज सी वोटर ने एक सर्वे किया था, जिसके परिणाम में बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है, लेकिन इसमें किसी जमाने में यूपी में मजबूत पकड़ रखने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। यह सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी अभी भी मतदाताओं के बीच पसंदीदा है, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव की तुलना में कुछ बढ़त हासिल कर रही है। इस सर्वे में मायावती की बीएसपी की जमीन खिसकते हुए नजर आई। उनके अलावा कांग्रेस भी कम मजबूत नजर आ रही है, लेकिन प्रियंका गांधी की वजह से उसने 2017 के आंकड़े से बढ़त बना ली है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 41.4% वोट हासिल करने में सफल रही, जबकि समाजवादी पार्टी के पास 23.6% और बीएसपी के पास 22.2% वोट थे। नवंबर के नए अनुमानों के मुताबिक बीजेपी के मतदाताओं का विश्वास खोने की संभावना नहीं है, क्योंकि सर्वे में शामिल 40.7% लोगों ने उसे पसंद किया है। हालांकि 2017 की तुलना में ये गिरावट 0.7% है। जब वही बीएसपी के वोट बैंक में जो गिरावट हो रही है वह समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस ने 2017 के चुनाव की तुलना में 2.6% की वृद्धि की है। पिछले चुनाव में 403 विधानसभा सीटों में से 325 पर बीजेपी, 48 पर समाजवादी पार्टी, 19 पर बहुजन समाजवादी पार्टी और 7 पर कांग्रेस थी। सी वोटर के मुताबिक इस बार बीजेपी की सीटों की संख्या 213 से 221 होगी, जबकि समाजवादी पार्टी को 152 से 160 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी 16 से 20 और कांग्रेस 6 से 10 के बीच रह सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों तक 45,500 शिक्षकों और 5,300 प्रधान अध्यापकों की भर्ती होने वाली है। खास बात यह है कि यह भर्ती नियोजित शिक्षकों के जरिए होगी। यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग करेगा। जी हां, 1994 के बाद पहली बार होगा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। बिहार में नियोजित शिक्षकों की बंपर भर्ती की जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा है कि 2006 से लेकर अब तक जो बहाली नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुई है, उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। शिक्षा के साथ साथ शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी खड़े हो रहे सवाल के कारण विभाग ने इस बार बहाली बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए कराने का फैसला किया है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की समस्या को लेकर चिंता जताई और कहा कि तुरंत ही इस पर फैसला लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों के किसानों के पराली जलाए जाने को जिम्मेदार बताए जाने को लेकर भी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर बात के लिए किसान को जिम्मेदार बता देने का चलन ठीक नहीं है। हर बात के लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए किसानों को कोसना एक फैशन बन गया है। चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर कोई और, सब किसानों की ओर उंगली उठा देते हैं। ये ठीक नहीं है। जब दिल्ली में पटाखों पर बैन था उसका क्या हुआ? हमने देखा है कि बैन के बावजूद भी खूब पटाखे जले और उससे प्रदूषण बढ़ा, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि पराली को छोड़कर जो बाकी वजह हैं, आप हमें उन पर काबू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं। हालात कैसे हैं सब जानते हैं, यहां तक हम घर में भी मास्क लगाते हैं। जज सीजेआई ने कहा है कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए। 2 दिन के लॉकडाउन की सोचें, आखिर इस हालात में लोग कैसे रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के 25 बड़े शहरों के करीब 15,000 फुटपाथी दुकानदारों को मल्टीनेशनल ई-कॉमर्स कंपनी से जोड़कर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस दौरान वेंडरों को कौशल प्रशिक्षण भी मिलेगा, जिससे उनकी काम की गुणवत्ता बढ़ सके। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से पहले चरण में बिहार के विभिन्न शहरों से करीब 5,000 वेंडरों को मल्टीनेशनल कंपनी से जोड़ा गया है। सरकार की इस योजना से निम्न आय वर्गीय परिवारों की आर्थिक और सामाजिक हालात में भी अपेक्षित सुधार होगा। बिहार में पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, बेगूसराय जैसे 2 दर्जन से अधिक शहर के फुटपाथी दुकानदारों को इसका लाभ मिलेगा। खाने पीने की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों के साथ ही दर्जी, मोची, कपड़ा प्रेस करने वाले, प्लम्बर सहित दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले दुकानदारों को भी इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी की 41वीं वाहिनी की वीआईटी कर्मियों की टीम ने भारत से नेपाल में प्रवेश करते एक महिला को दोहरी नागरिकता रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला का नाम बिनू लामा है और इसकी उम्र 40 साल है। जब वो नेपाल की रहने वाली है। एसएसबी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत से नेपाल जा रहे उस महिला को नियमित जाँच के दौरान रोककर चेकिंग की। चेकिंग के क्रम में उसके पास से भारतीय पासपोर्ट और नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र बरामद हुए हैं। इसके बाद एसएसबी ने उस महिला को अपने हिरासत में ले लिया। पूछताछ में महिला ने एसएसबी के पास यह स्वीकार किया है कि वह नेपाल की निवासी है। उसने धोखे से भारतीय पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद एसएसबी ने उस नेपाली महिला को अपने हिरासत में ले लिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि एसबीआई ग्राहकों के लिए काम की खबर है। अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो फिर आपको इस खबर से झटका लग सकता है। जी हाँ, अब एसबीआई कार्ड से शॉपिंग करना मुश्किल हो सकता है। दरअसल अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले एमआई ट्रांजैक्शन के लिए अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने यह घोषणा की है कि ईएमआई ट्रांजैक्शन के लिए अब कार्ड धारक को 99 रुपये की प्रोसेसिंग फीस और उस पर टैक्स चुकाने होंगे। ये नियम 1 दिसंबर 2021 से लागू होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि दुनिया में प्लास्टिक बढ़ने से काफ़ी समस्याएं खड़ी हो रही है। प्लास्टिक का कचरा ऐसी चीज़ है जो जल्द ही डिकम्पोज नहीं होती है। जब पर्यावरण में लंबे समय तक मौजूद रहने के चलते इसके काफ़ी नुकसान होते हैं। इसीलिए प्लास्टिक को कम करने की मुहिम शुरू हो चुकी है। अलग अलग कंपनियां अपने अपने स्तर पर प्लास्टिक पर लगाम लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक्वाडोर की एक कंपनी ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल करके घर बना रही है जिससे आसानी से लोग रह सकते हैं। एक्वाडोर में स्थित कंपनी एक्वा प्लास्टिक साल 2008 से प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने का काम कर रही है। कंपनी दूध के पैकेट, जूस के खाली डिब्बे और अन्य प्लास्टिक कचरों का इस्तेमाल करके सस्ते सामान जैसे फर्नीचर, दरवाजे, ईंट आदि बनाती है। इन्हीं ईंट की मदद से घर भी बनाए जाते हैं। इन टेट्रा पैक से बनी चीजों में लो कार्बन इम्पैक्ट होता है। हैरानी की बात यह है कि कंपनी ने खुद अपना ऑफिस इन्हीं प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के कचरे का इस्तेमाल करके बनाया है। कंपनी ने 3 लाख से ज्यादा दूध के 1 लीटर वाले पैकेट और जूस के डब्बों का इस्तेमाल करके अपने 90 स्क्वायर मीटर का निर्माण किया है। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक से बने इस पदार्थ को इको पैक का नाम दिया गया है। कंपनी ने पहली बार कचरे के ढेर से 12 लाख दूध के डब्बों को बटोरकर उसे महीन आकार में बदला और फिर उसी के घर का निर्माण भी कराया। ये घर भूकंप रहित है और बेहद भीषण मौसम से भी बचाता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल करके घर बनाने का खर्चा भी कम आता है और ये पूरी तरीके से इको फ्रेंडली भी है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि अररिया जिले में भारत नेपाल की खुली सीमा और बंगाल से शराब की खूब तस्करी हो रही है। शराब की आपूर्ति और बेचने वाले तो पुलिस पकड़ में आते नहीं हैं, जिसका असर सीधा शराब बंदी पर भारी पड़ता है। पुलिस की कार्रवाई में ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले ट्रक और अन्य वाहन चालक और डिलीवरी बॉयज ही आते हैं। ऐसे में शराब का धंधा करने वाले माफिया साफ बचकर अपने कार्य को लगातार अंजाम देते रहते हैं। अररिया जिला में शायद ही कोई ऐसे दिन बीतता है जब कहीं ना कहीं शराब नहीं पकड़ी जाती है। कभी एसएसबी सिक्की जोगबनी फुलका क्षेत्र में पकड़ती है तो कभी उत्पाद और जिले की पुलिस पकड़ती है, लेकिन सब में एक बात साफ दिखती है, शराब का धंधा करने वाले माफिया साफ बच जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव द्वारा जिन्ना को लेकर दिए गए बयान पर अब भी विवाद जारी है। जहां यूपी के सियासी पारा की तपिश बिहार पहुंच गई है, जब बिहार में भी जिन्ना पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। यहां एनडीए घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जेडीयू ने भी मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ की है। दोनों पार्टियों ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया है और उनके द्वारा किए गए कामों को भी गिनवाया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया है। जहां उन्होंने कहा है कि देश की आजादी की लड़ाई में जिन्ना की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। देश के बंटवारे के लिए जितना जिन्ना दोषी है उतने ही जवाहरलाल नेहरू भी जिम्मेदार है। जिन्हें जिन्ना को लेकर शक है वे इतिहास पढ़ ले, नहीं तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी से बात कर ले। इधर जेडीयू नेता खालिद अनवर ने भी ऐसी बात कही है। उन्होंने कहा है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का स्वतंत्रता की लड़ाई में बड़ा योगदान था। वे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें पहले पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में रखा जाता है। ये बदकिस्मती है कि देश के विभाजन में मोहम्मद अली जिन्ना का भी रोल बहुत बड़ा था। दोस्तों बात करते हैं कि रेल मंत्रालय ने अहम फैसला लेते हुए कहा है कि मेल एक्सप्रेस स्पेशल और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों की सेवा अब रेगुलर ट्रेनें जैसे ही होगी। कोविड-19 को देखते हुए रेगुलर मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलाया जा रहा था, लेकिन अब इन ट्रेनों का फिर से सामान्य परिचालन बहाल करने का फैसला किया गया है। जब कोविड की वजह से पटरी पर दौड़ रही स्पेशल ट्रेन अब एक बार फिर से पहले की तरह चलेगी। स्पेशल ट्रेन का चार्ज यात्रियों को अलग से नहीं देना होगा, सामान्य किराया लागू होगा। ये नियम सभी मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन में लागू करने का निर्णय रेल मंत्रालय ने लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि परिवार में अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो सदमे से उबरने में लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन इस दुख को झेलते हुए भी कुछ काम करने जरूरी हो जाते हैं। यह बैंक से जुड़े काम भी उन्हीं जरूरी चीजों में से एक है। जैसे कि परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद उनके बैंक अकाउंट को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। इन्हीं में से एक सवाल है कि मृत व्यक्ति के एटीएम कार्ड का आखिर क्या करें। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है आरबीआई का नियम। हाल ही में एक ताज़ा मामला सामने आया जहां एक व्यक्ति ने पत्नी की मौत के बाद उसके बैंक खाते से एटीएम के जरिए पैसे निकाल लिए। जब पति ने पत्नी की मौत से संबंधित जरूरी कागजी कार्रवाई से बचने के लिए ये तरीका निकाला, लेकिन पति की ये होशियारी उसे भारी पड़ गई। बैंक ने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। इससे मामले से स्पष्ट है कि किसी मृत व्यक्ति के बैंक खाते से एटीएम के जरिए भी पैसे निकालना गैर कानूनी है, भले ही पैसा निकालने वाला मृतक का नॉमिनी ही क्यों ना हो। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति या फिर पैसों को नॉमिनी के नाम ट्रांसफर होने की एक कानूनी प्रक्रिया है। तो आखिर ये नियम है क्या, तो चलिए हम आपको भी बता रहे हैं। तो कानून कहता है कि इस तरह के मामले बैंक और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को धोखा देने के बराबर है। ऐसी स्थिति में कोई पुलिस शिकायत दर्ज करा सकता है जिसकी जांच की जाएगी। इन आरोपों के आधार पर आपराधिक दंड लागू होगा। अगर मृतक ने अपने बैंक खाते में से अधिक नॉमिनी बनाए हुए हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति उस पैसे का इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर उसे अब अन्य नॉमिनी से सहमति पत्र लेकर बैंक में दाखिल करना होगा। दोस्तों अगर आप कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, काम की है। जब बिजनेस ऐसा है कि आपको ज़्यादा निवेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़्यादा पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और मोटा पैसा भी कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बिस्किट की, जो हमेशा ही जिसकी मांग रहती है। तो लॉकडाउन के दौरान जब सभी उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुए तो उस समय पार्ले जी बिस्किट की इतनी अधिक बिक्री हुई कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। ऐसे में बेकरी प्रोडक्ट बनाने की यूनिट लगाना बेहतर विकल्प हो सकता
सकता है। अगर आप बेकरी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो इसके लिए मोदी सरकार भी मदद कर रही है। जब मुद्रा स्कीम के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 1 लाख रुपए लगाना होगा, निवेश करना होगा। जब कुल खर्च का 80% तक फंड की मदद सरकार से मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने खुद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। इस बिजनेस से हर महीने 40,000 रुपए से ज्यादा की कमाई आसानी से कर सकते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस प्रोजेक्ट को लगाने में कितना खर्च आएगा। तो प्रोजेक्ट लगाने में कुल खर्च 5.36 लाख यानी कि 5,36,000 रुपए आपको खुद के पास से सिर्फ 1 लाख रुपए लगाना होगा। जब मुद्रा स्कीम के तहत आपका सिलेक्शन होता है तो फिर बैंक से टर्म लोन 2.87 लाख रुपए और वर्किंग कैपिटल लोन 1,49,000 रुपए तक मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि पटना पुलिस ने बिहार के मोस्ट वांटेड साइबर अपराधी मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में मुन्ना ने ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब मुन्ना ने बताया है कि ठगी का रकम मांगने के लिए उसका पूरा गिरोह चलता है। गिरोह का हेड ऑफिस उन्होंने पटना में बनाया था। इतना ही नहीं, पैसे मांगने के लिए उसके गिरोह के 500 से अधिक बैंक खाते हैं। पटना के पत्रकार नगर थाने के पुलिस के हत्याचर्या साइबर अपराधी मुन्ना ने गिरोह की पूरी कार्यशैली पुलिस को बताया है। ठगी की रकम मांगने के लिए गिरोह 500 से अधिक बैंक खाते खुलवा चुके हैं। गैंग में अधिकांश नालंदा और नवादा के रहने वाले लोग हैं। जब पर पुलिस की लगातार दबिश से उन्होंने पटना को अपना ठिकाना बना लिया। चैन बनाकर ठगी करने वाले इस गिरोह के सदस्य पटना में किराए के मकान में यानी कि फ्लैट में रहते हैं। ये शिफ्ट में लोगों को मैसेज और कॉल करते हैं। सदस्यों को प्रतिदिन 300 कॉल करने का टारगेट दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि अरसे बाद उत्तर बिहार के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में शुमार रहे हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दिशा में गंभीर पहल शुरू की गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की पहल पर औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रथम चरण में आवश्यक सुविधाओं की जल्द से जल्द उपलब्ध पर जोर देते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सबसे पहले उद्यमियों की समस्या का निराकरण करके उन्हें यहाँ काम करने का बेहतरीन माहौल उपलब्ध करने का सरकार का संकल्प है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि लोगों को हिंदी में बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे के दूसरे और अंतिम दिन उन्होंने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित किया, जब वह वाराणसी से आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। अमित शाह ने दक्षिणपंथी विचारधारा विनायक दामोदर सावरकर की भी प्रशंसा की, जिसे उन्होंने भाषा के प्रचार के लिए बाद के प्रयासों के रूप में वर्णित किया है। अमित शाह ने कहा है कि हिंदी की स्वीकृति लानी है तो फिर हिंदी को लचीला बनाना होगा। हिंदी के शब्दकोश को भी समृद्ध करने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी बोलने पर गर्व करने का समय आ गया है। अमित शाह ने कहा है कि माता पिता को बच्चों से उनकी मातृभाषा में बात करनी चाहिए, क्योंकि मूल विचार हमारी अपनी भाषा से आते हैं। उन्होंने कहा है कि जो देश अपनी भाषा खो देते हैं वे कालक्रम में अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने मौलिक चिंतक को भी खो देता है। जो देश अपनी मौलिक चिंतक को खो देते हैं वे दुनिया को आगे बढ़ाने में योगदान नहीं कर पाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में रहती है। हाल ही में उन्होंने भारत की आज़ादी पर भी विवादित बयान दिया था और कहा था कि 1947 में देश को आज़ादी नहीं भीख मिली थी, असली स्वतंत्रता तो 2014 में मिली थी। एक्ट्रेस के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार उसका यानी कि कंगना रनौत का विरोध करते नजर आई, साथ ही पद्मश्री सम्मान वापस लेने की भी मांग की। जब वही हाल ही में मशहूर कवि कुमार विश्वास ने भी कंगना रनौत पर ट्वीट करके तंज कसा है। कुमार विश्वास ने कंगना रनौत के बयान पर निशाना साधते हुए लिखा है कि आजादी महान देशों को अनगिनत शहादतों से मिलती है, हमें और आपको मिली है तो इसका आदर करिए और इसे अक्षुण्ण रखने का सोचिए। साथ ही कुमार विश्वास ने कहा है कि जिनकी स्वयं की प्रासंगिकता तात्कालिक सत्ताओं की गुलामी के कारण बरकरार है, उनकी टीका टिप्पणियों से हमारे महान और गौरवशाली शहीदों के सम्मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंगना रनौत के बयान पर किया गया कुमार विश्वास का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही यूजर्स इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा है कि भीख में अवार्ड मिल सकता है, देश को आजादी नहीं। प्रतिमा नाम की यूजर ने कुमार विश्वास के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा है कि ऐसे ही विवादित बयान देने से अवार्ड मिलते हैं, पब्लिसिटी मिलती है, फिर राजनीति में आ सकते हैं, आसानी से टिकट मिल जाती है और फिर मंत्री भी बन सकते हैं। राजनीति में आने का यही एक शॉर्टकट है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत बिहार में साल 2018 से शराब की बिक्री, सेवन और निर्माण पर पूरी तरीके से रोक है। इसके बावजूद भी बिहार में आए दिन जहरीली शराब से होने वाली मौत के मामले में सामने आ रहे हैं। वहीं आए दिन बड़ी तादाद में शराब जब्त किए जा रहे हैं और तस्कर भी गिरफ्तार हो रहे हैं। बिहार पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार बिहार में जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक बिहार मद निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 के तहत विशेष छापामारी करके विभिन्न जिलों में कुल 49,900 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बिहार में कुल 38,72,645 लीटर अवैध शराब बरामद और जब्त की गई है। आधिकारिक बयान के मुताबिक बिहार में कुल 12,93,229 लीटर देसी शराब और 25,79,415 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। जब पुलिस ने कहा है कि अभियान के दौरान बिहार में 62,140 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 12,200 गाड़ी जब्त किए गए। दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किसानों से अपील की है कि राजनीतिक दल सभी को जाति, धर्म और जिन्ना के मुद्दे में उलझाएंगे, लेकिन उन्हें खेती के मुद्दे पर डटे रहना चाहिए। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं। राकेश टिकैत का यह बयान तब आया है जब उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी जारी है। राकेश टिकैत ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब चुनावी जीवी घर घर जाएंगे, आपको जाति, धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे। हमें किसान मजदूर ही बने रहना है और खेती किसानी मुद्दे पर ही डटे रहना है। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था कि इस बार गूंगी बहरी सरकार को जगाने और अपनी बात मनवाने के लिए किसान 29 नवंबर की ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। यह केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने वाला है। राकेश टिकैत ने हाल ही में कहा था कि जब तक तीनों काले कानून की वापसी नहीं हो जाती है और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बन जाती है, तब तक आंदोलन देश भर में जारी रहेगा। यहाँ बिल वापसी ही घर वापसी है। यह आंदोलन जल, जंगल और जमीन को बचाने का आंदोलन है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब से मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सवाल दागते हुए कहा है कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व में क्या फर्क है? क्या दोनों एक ही बात हो सकते हैं? अगर दोनों एक ही बात है तो वे दोनों का एक ही नाम क्यों नहीं रखते? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि क्या हिंदू धर्म किसी सिख या फिर मुस्लिमों को पीटने का नाम है? उन्होंने कहा है कि आज हम माने या ना माने, आरएसएस बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने कांग्रेस पार्टी की प्रेमयी इस नहीं राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारी पड़ गया है। हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। हमारी विचारधारा जिंदा है, जीवंत है, लेकिन उस पर भारी पड़ गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी विचारधारा को दबा दी गई है क्योंकि हमने इसको अपने लोगों के बीच आक्रामकता के साथ प्रचारित नहीं किया। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कामगारों की बड़ी आबादी लगभग 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करती है। इन कामगारों के लिए सरकार ने बीते दिनों ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल का उद्देश्य यह है कि इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगार देश में कहीं भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकेंगी। अभी काम के सिलसिले में ये कामगार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी आती है, लेकिन ई श्रम योजना के बाद उनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार कामगारों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी देगी। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लोगों को एक ई श्रम कार्ड भी मिलेगा, जिसके साथ एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलेगा। ये नंबर पूरे देश में वैध रहेगा। ऐसे में कामगार जब काम करने के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वे वहां भी इस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की मदद से राशन समेत अन्य सामाजिक योजना का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आज के समय में कमाई के कई ऐसे सोर्स होना चाहिए, मतलब कि सिर्फ नौकरी के पैसे पर सुनिश्चित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए ताकि कई और जगह से पैसे आ सके जिन्हें हम आगे के लिए सेविंग करके चले। आज के समय में कई ऐसे सारे बिजनेस हैं जो नौकरी के साथ साथ किया जा सकता है और इसके जरिए लोगों का लाखों की कमाई भी हो रही है। आपको बता दें कि इन दिनों कारोबार के क्षेत्र में लोग काफी तेजी से भाग रहे हैं। कई सारे ऐसे छोटे व्यवसाय हैं जिन्हें आप कम पैसे
पैसे में शुरुआत करके मोटी कमाई कर सकते हैं। हम जिस बिजनेस के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं उसमें आपको मोटी रकम की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ मात्र 10,000 रुपए लगाकर मोटी कमाई कर सकते हैं। और ये बिजनेस है आइसक्रीम पार्लर का, जिससे आपको कभी घाटा नहीं होगा, क्योंकि देश में आइसक्रीम खाने वालों की कमी नहीं है। आइसक्रीम का क्रेज काफी जोरों शोरों से है। गर्मी हो या फिर सर्दी, सभी आइसक्रीम को कभी भी नहीं भूलते। इसके अलावा शादी, बर्थडे पार्टी या फिर कई बड़े अवसरों में भी आइसक्रीम को लोग प्राथमिकता देते हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीजर होना चाहिए। इसके साथ ही अगर ये बिजनेस आप सही जगह पर खोलते हैं तो फिर आने वाले दिनों में आपको मोटी कमाई करने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसका बिजनेस शुरू करने के लिए आपको FSSAI से लाइसेंस बनवाना होगा। ये एक 15 डिजिट का एक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आपके यहाँ तैयार किए जाने वाले सामान FSSAI की क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करती है। इस बिजनेस को आप अपने घर पर ही स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपके घर की लोकेशन सही नहीं है तो ज्यादा चलने वाली जगह पर भी कोई दुकान किराए पर लेकर के भी आप आइसक्रीम पार्लर को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हाल ही में सीवान के पूर्व सांसद और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का निकाह हुआ। इस निकाह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गज शामिल हुए। शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद उनके बेटे ओसामा साहब को लेकर राजनीतिक गलियारों में सक्रियता देखी गई। अब ओसामा साहब भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को ओसामा अपनी बहन के निकाह का निमंत्रण लेकर जमुई सांसद चिराग पासवान से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपनी बहन की शादी में चिराग पासवान को आमंत्रित किया। शुक्रवार को हुई इस मुलाकात में ओसामा साहब ने चिराग पासवान को बुके दिया। इस दौरान दोनों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। चिराग पासवान ने उनकी बहन की शादी का निमंत्रण स्वीकार किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिहार उपचुनाव के बाद थोड़ी सी बिगड़ गई, जिसके बाद से ही उनके परिवार वाले लगातार डॉक्टर के संपर्क में हैं। इस दौरान डॉक्टर राकेश यादव और डॉक्टर भल्ला जैसे बड़े डॉक्टर उनका ध्यान रख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर बात करते हुए राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने कहा है कि उनकी किडनी की दिक्कत बढ़ गई है, इसलिए हम लगातार डॉक्टर के संपर्क में हैं। हम सिंगापुर के साथ साथ लंदन के डॉक्टर के संपर्क में भी हैं। हमें जहाँ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिलेगा हम वहां इलाज कराएंगे। सिर्फ ट्रांसप्लांट ही अभी ऑप्शन नहीं बचा है। अगर दवाइयां और डाइट कंट्रोल से लालू प्रसाद यादव की तबीयत सुधर जाती है तो फिर हम उस पर ज्यादा अमल करेंगे, लेकिन अगर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है तो फिर सिंगापुर या फिर लंदन में ये काम करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। नेता प्रतिपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहते हैं। जहां पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की हत्या के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस पर जेडीयू कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया है। पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद की हत्या के मामले को तुल देते हुए तेजस्वी यादव ने शनिवार को ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह ने 9 दिन पहले अपनी हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लिखित शिकायत में जेडीयू के मंत्री लेसी सिंह के भतीजे के बारे में हत्या की आशंका जताई गई थी, किंतु जेडीयू की पुलिस ने अपना कार्यकर्ता वाला फर्ज निभाया और उसकी हत्या हो गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शनिवार को इंटरनेट मीडिया के जरिए राहुल गांधी को नसीहत दी है। राहुल गांधी को गीता भेजने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से मुझे अभिनेता संजय दत्त की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का डायलॉग याद आता है। कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS सहित अनेकों स्वयंसेवी संस्थानें हैं जो लगातार हिंदू समाज में एकता एवं व्यक्तियों में राष्ट्रीयता जगाने का कार्य करती है। दूसरी ओर एक तथाकथित राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष संगठन है जिसका हिंदू समाज की एकता एवं स्वाभिमान जगाने में अहम योगदान रहा है। उन्होंने लिखा है कि इस तथाकथित राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष संगठन के संयोजक राहुल गांधी है एवं संयोजक असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह एवं कपिल सिब्बल है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में तीसरा बस स्टैंड बनने की तैयारी शुरू हो गई है। बहुत जल्द इसको लेकर जमीन चिन्हित किया जाएगा और बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। खबर के अनुसार पाटलिपुत्र अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के बाद पटना एम्स के पास ही दूसरा बस स्टैंड बनने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जमीन का चयन भी कर लिया गया है। बहुत जल्द तीसरा बस स्टैंड के लिए भी जमीन का चयन किया जाएगा। इसके बाद पटना में भी 3 बस स्टैंड होंगे। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र बस स्टैंड से
हर रोज 2000 से भी अधिक बसें खुलती है। इस बस स्टैंड के लोड को कम करने के लिए एम्स के पास नया बस स्टैंड बनाया जा रहा है, जहां इस बस स्टैंड से लंबी दूरी की 400 बसों का संचालन किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने संविदा पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक का तोहफा दिया है। खबर के अनुसार नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। साथ ही साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को एक्सीडेंट इंश्योरेंस का लाभ भी मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पटना सहित बिहार के 17 जिलों में बड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है। खबर के अनुसार बिजली कंपनी ने पत्र जारी करके 15 नवंबर को 31 दिसंबर तक शहरी क्षेत्र के सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता को 100% उपभोक्ताओं का सत्यापन करने का टॉक्स दिया है। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस अभियान के दौरान बकायेदार उपभोक्ताओं की बिजली चोरी से बिजली का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि कई जिलों में जितनी मेगावाट बिजली की सप्लाई हो रही है उतनी मेगावाट बिजली की बिलिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए 45 दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वार उपभोक्ताओं के परिसर में भी जांच की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि लापता इंसान छानबीन करती पुलिस और अखबारों में गुमशुदगी का विज्ञापन तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन पटना में इन दिनों कुत्ते की गुमशुदगी का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कुत्ते के मालिक ने थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है और थाना प्रभारी से जल्द मामले पर संज्ञान लेकर छानबीन करने की यानी अपील भी की गई है। यह मामला पटना के राजीव नगर का है। कुत्ते के मालिक तुषार कांड पंडित ने राजीव नगर थाने में अपने डॉगी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि उनके भूरे रंग के डॉगी स्वीटी, यानी कि कुत्ते का नाम स्वीटी है, जिसकी उम्र 4 साल है, लाल रंग का चमड़े का पट्टा पहनी हुई है। स्वीटी राजीव नगर मेन रोड के मोड़ से रात से ही गायब है। घर के लोगों ने रात के 9:30 बजे तक उसे खोजबीन के बाद आज फिर से खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल सका। जब तुषार कांत ने पुलिस से स्वीटी को खोजने की अपील भी की है। दोस्तों बिहार में फिल्म निर्माण की चाहत रखने वालों को सरकार यानी कि बिहार सरकार का कला संस्कृति विभाग हर प्रकार की सहूलियत मुहैया कराएगा। बिहार में फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया जा रहा है। फिल्म निर्माताओं को कला संस्कृति विभाग और फिल्मों के निर्माण और विकास के लिए काम करने वाले फिल्म विकास और वित्त निगम से सहयोग करना होगा। विभाग ने बताया है कि बिहार में बाल कलाकारों, साइड एक्टर्स, मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार, टैक्सी, कैटरिंग से लेकर शूटिंग में जरूरी हर चीज के लिए पैनल बनाया जाएगा। कोई भी फिल्मकार जो बिहार में शूटिंग करने को इच्छुक हैं, वह बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम से ऑनलाइन आवेदन करके तमाम तरह की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासनिक समेत अन्य स्वीकृति भी दिलाई जाएगी। दोस्तों एलजेपी के सांसद चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी और फिर जहरीली शराब कांड को लेकर एक बार फिर से नीतीश सरकार को लपेटा है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि शराब तस्करी और जहरीली शराब बनाने वालों को संरक्षण देते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का आवास यानी कि सीएम हाउस सील होना चाहिए। जब पिछले दिनों जहरीली शराब कांड में जिन लोगों की मौत हुई है, सरकार उनके परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और फिर उनके घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हवा महल से बाहर निकले और लोगों से मिले, वे कभी किसी पीड़ित से मिलने नहीं गए हैं। जनता दोषी नहीं है, दोषी वे लोग हैं। उन्होंने कहा कि साल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर आए थे, तब हम विपक्ष में थे, लेकिन हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था। मगर लगभग 6 साल बाद भी शराबबंदी कानून पूरी तरीके से धरातल पर नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि जहरीली शराब से कई मौतें हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक्शन लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ये जवाब दे कि शराब कैसे मिल रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर यानी कि केडीबी लाइव पर, तो केडीबी लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।